गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बैंक क्या है अर्थात बैंकिंग का विकास, बैंक की परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी संगठनात्मक संरचना के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। बैंक जो शब्द है उसका वो बहुत पुराना है। सर्वप्रथम जो बैंकिंग का विकास है, आधुनिक बैंकिंग का विकास, वो यूरोप में हुआ। 1171 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई। इसके बाद अनेक बैंक स्थापित हुए। 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1607 में बैंक ऑफ जिनेवा, 1609 में बैंक ऑफ एस्ट्रोड्रोम, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महान बैंक माना जाता था। इसके बाद इंग्लैंड में आधुनिक बैंकिंग का जो विकास है, उदय है, वो 1640 से माना जाता है। और इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो है 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होना। बैंक जो शब्द है उसकी अनेक परिभाषाएं हैं और आज जो बैंक है वो वर्तमान आर्थिक प्रणाली और व्यापार व्यवस्था का अविभाज्य है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो अनेक ग्राहकों से प्राप्त हुए धन की रक्षा करती है। इसका जो प्रमुख कार्य है अपने ड्राफ्टों का भुगतान करना। इसके लाभ उस धन का उपयोग करके प्राप्त होते हैं जिसको बैंक के ग्राहक इसके पास शेष छोड़ देते हैं। जो रुपए का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक है। बैंकिंग अधिनियम के 1949 बैंकिंग अधिनियम के अनुसार बैंक उस कंपनी को कहते हैं जो बैंकिंग का कार्य करती है। बैंकिंग का अर्थ ऋण देने अथवा निवेश करने के लिए जनता से उन द्रव्य जमाओं को, मुद्रा जमाओं को प्राप्त करना है जो मांगने पर वापस हो सकती है। प्रोफेसर हार्ट्रे का कहना है, हार्ट का बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यवहार में धन प्राप्त करती है तथा जमाकर्ताओं एवं खातेदारों को चेकों का भुगतान करती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि बैंक उस व्यक्ति या संस्था को कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा में लेन देन करना है। बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। बैंक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के सभी कार्य करती है। इस प्रकार जो वर्तमान बैंकिंग है उसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। हम इन परिभाषाओं के आधार पर एक बैंक की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिस पर प्रोफेसर पेजेंट ने बहुत जोर दिया है, वो हम इसकी 3 मुख्य जो विशेषताएं वो बता सकते हैं। कि एक तो है कि जो भारतीय बैंकिंग जो उसका कार्य, इसका प्रमुख व्यवसाय होता है। दूसरा जो है कि समाज में जो बैंकर है उसकी बैंकर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अर्थात बैंक के रूप में उसकी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा होती है। और तीसरा जो है कि बैंकिंग कार्य लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है, अर्थात इसका जो निर्वाह का साधन है वो बैंकिंग व्यवसाय ही होता है। अब हम देखते हैं कि जो बैंक है उसके प्रमुख प्रकार क्या हैं। आर्थिक जगत के परिवर्तनों के साथ साथ जो बैंकिंग संस्थान उसके कार्यों में भी बहुत सारी विशिष्टता के कारण विशिष्टता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और इसके जो भिन्न भिन्न कार्य हैं उन्हीं के कारण अनेक प्रकार की बैंकों की स्थापना हुई है। प्रत्येक प्रकार के जो बैंक है वो विशेष प्रकार के कार्य और व्यवसाय हेतु ऋण देते हैं और जो आर्थिक साधन जुटाने की विधियां हैं उनमें भी जो ऋण देने की जो उनकी अवधि की भिन्नता है उसके कारण उनमें अंतर पाया जाता है।
तो हम इन बैंकों के कुछ प्रकार देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्यापारिक बैंक। जो व्यापारिक बैंक है उसका सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं, अर्थात वो व्यापारियों उद्योगपतियों को ऋण उपलब्ध कराते हैं और जमाएं प्राप्त करते हैं, ग्राहकों को चेकों का भुगतान करते हैं, उनके एजेंसी संबंधी कार्य करते हैं, अल्पकालीन ऋण अर्थात देते हैं। तो सामान्यतः इनके द्वारा जो दिए जाने वाले अल्पकालीन हैं वो 3 माह के होते हैं। दूसरा है औद्योगिक बैंक। जो औद्योगिक बैंक है ये दीर्घकालीन एवं बड़े ऋणों की पूर्ति तथा औद्योगिक संस्थानों की जो अंश पूंजी या हिस्सा पूंजी उनके तथा उनके ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक तो केवल अल्पकालीन ऋण देते हैं, जबकि जो औद्योगिक बैंक हैं ये दीर्घकालीन और बड़े ऋण देते हैं। हालांकि इनकी जो पूंजी है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। केंद्रीय बैंक और सरकार के अलावा विदेशी ऋण संस्थान भी इस प्रकार के बैंकों को आर्थिक साधन उपलब्ध करवाते हैं। ये जो बैंक हैं ये न केवल देशी मुद्रा के बल्कि देशी मुद्रा में दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण देते हैं, बल्कि विदेशी मुद्रा में भी ये ऋण देते हैं। भारत में IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ICICI भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, राज्य में जो 18 राज्य वित्त निगम SFC अर्थात स्मॉल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो लघु उद्योगों के लिए, ये हमारे औद्योगिक बैंकों के उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण हैं। इन बैंकों का जो कार्य है वो ऋण देने के अलावा, जैसा मैंने अभी बताया कि औद्योगिक संस्थानों की हिस्सा पूंजी और ऋण पत्रों के अभिगोपन अर्थात अंडरराइटिंग का कार्य भी करते हैं। अब जो हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा ICICI बैंक है ये व्यापारिक बैंक बन गए हैं। तीसरा है कृषि बैंक। कृषि में अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति भारत में जो कृषि सहकारी बैंक हैं इसके साथ ही जो दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति है वो भूमि विकास बैंकों द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड जिसकी एक शीर्ष बैंक के रूप में स्थापना की गई है, जो कृषि, लघु उद्योगों एवं ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। फिर आते हैं हमारे बचत बैंक। जो बचत बैंक है वो अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी साधारण बैंकिंग सुविधा की दृष्टि से पोस्ट ऑफिस बचत खाते की व्यवस्था भी इसी का रूप है। और जो छोटी छोटी बचतें हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए बचत बैंक स्थापित किए गए हैं। भारत में व्यापारिक बैंक ही बचत बैंक का कार्य भी करते हैं। फिर है विदेशी विनिमय बैंक। जो विदेशी विनिमय बैंक हैं ये प्राय व्यापारिक बैंक ही विदेशी मुद्रा का लेन देन, बिलों का क्रय विक्रय एवं विदेशी विनिमय की वित्त व्यवस्था करते हैं। भारत में पहले केवल विदेशी बैंकों की शाखाएं इस कार्य को करती थी, लेकिन अब बड़े बड़े व्यापारिक बैंक भी ये कार्य करने लगे हैं। इन बैंकों में विदेशी मुद्रा की व्यवस्था के लिए जो अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए तो भारत में पूर्णतया भारतीय विदेशी विनिमय बैंक कोई भी नहीं है। फिर है देशी बैंकर्स। इस प्रकार के भारत के संदर्भ में इस प्रकार के बैंकों में हम महाजनों, सर्राफ या साहूकारों का समावेश करते हैं। भारत की जो ग्रामीण और कृषि वित्त व्यवस्था है उसमें तो इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो किसान हैं या जो
गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं वो बैंकिंग व्यवस्था से ज़्यादा फैमिलियर, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी जो कार्यवाही है उसकी कठिनाइयों को देखते हुए वो सामान्यतया इन महाजनों या साहूकारों से ही ऋण ले लेते हैं। लेकिन अब तो जो स्थिति है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया है, क्योंकि इनकी शोषण प्रवृत्ति के कारण आरबीआई के कठोर नियंत्रण और नियमन से इनकी जो गतिविधियां हैं, इनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर थोड़ी रोक लग गई है और इनकी गतिविधियां कम पड़ गई हैं। फिर है हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है केंद्रीय बैंक। सभी राष्ट्रों में नियंत्रित अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का निर्गमन करने, बैंकों के बैंक के रूप में भूमिका निभाने एवं साख की मात्रा पर उचित नियंत्रण, मौद्रिक नीति के सफल संचालन, ये जो सारे कार्य हैं ये केंद्रीय बैंक करते हैं। भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई जो है वो केंद्रीय बैंक के रूप में ये सारे कार्य करता है। इन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। फिर आता है निर्यात आयात बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात की वित्त व्यवस्था, आयात निर्यात उसकी वित्त व्यवस्था, उसकी साख की वित्त व्यवस्था, भुगतानों की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बैंक विकसित हुए हैं। और भारत में जनवरी 1982 में एग्जिम बैंक की अर्थात निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी। फिर अंतर्राष्ट्रीय बैंक, मौद्रिक सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाने, सांस्कृतिक सद्भावना को बल देने, ऋण उपलब्ध करवाने हेतु IMF, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA आदि ये जो प्रमुख हैं ये विदेशी मुद्रा में ऋण देते हैं, ऋण पत्र खरीदते हैं या फिर जो गारंटी देकर ये ऋणों को बढ़ावा देते हैं। फिर आता है अन्य बैंक। अन्यों में हम जो विभिन्न राष्ट्रों में व्यापार, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था को सरल बनाने के लिए जो डिस्काउंट हाउसेस या कटौती गृह, जो स्वीकृति गृह अर्थात एक्सेप्टेंस हाउसेस, ये जो है ये सब बिलों की कटौती या बहुत ही कम कमीशन पर स्वीकृति प्रदान करके साख में विस्तार करने में सहयोग देते हैं। इन कार्यों के लिए वित्तीय जो स्रोत हैं वो अंश पूंजी या फिर जो अल्पकालीन ऋण हैं या जमाओं से ये ऋण जुटाते हैं, वित्तीय स्रोत जुटाते हैं। इंग्लैंड में मर्चेंट बैंकर्स व्यापारिक बिलों की स्वीकृति का कार्य करते हैं और भारत में भी UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी एक जो बचत और निवेश बैंक है। इस प्रकार ये जो उपर्युक्त हमने बैंक, विभिन्न प्रकार के जो बैंक हमने देखे हैं, इनके विवरण से स्पष्ट होता है कि जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें विशिष्टीकरण ने बैंकों में भी विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति को प्रबल कर दिया है और वे इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात और भी अब बैंकों में विशिष्टीकरण होता जा रहा है। इन बैंकों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में भी भारी योगदान देते हैं। ये विकसित देशों में जहां अधिकांश आर्थिक क्रियाएं बैंकों पर आधारित होती है तो बैंकों का बहुत महत्व है। अब बैंकों के, जैसा हमने कहा कि बैंकों के जो कार्य हैं, इन विभिन्न बैंक के प्रकार से हमें पता लगता है कि इनमें विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति है। तो इनके ऋण या तो अल्पकालीन है या दीर्घकालीन। अतः हम संगठन की दृष्टि से इनको दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। एक तो है व्यापारिक बैंकिंग जो अल्पकालीन या कार्यशील पूंजी के आधार पर इनके साधन सीमित हैं, इनकी जमाएं अल्पकालीन हैं, ऋणों का आकार भी छोटा है और ये कार्यशील
पूंजी प्रदान करके जो है उत्पादन कार्यों को सरल बना देते हैं। फिर जो दूसरा जो हम इसका प्रकार कर सकते हैं वो है निवेश बैंक। निवेश बैंक का तात्पर्य है कि ये जो है ये दीर्घकालीन साख की पूर्ति करते हैं और ये जो स्थायी पूंजी की व्यवस्था करके उद्योग के निर्माण और विस्तार को संभव बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो दो प्रकार है, व्यापारिक बैंकिंग और विनिमय बैंकिंग, इनकी जो व्यवस्था है इसको हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। उसमें 2 ही महत्वपूर्ण है। जो इसकी संगठनात्मक संरचना है उसमें एक तो है इकाई बैंकिंग, दूसरा है शाखा बैंकिंग, तीसरा है समूह बैंकिंग और चौथा है माला बैंकिंग। अर्थात शाखा और जो इकाई बैंकिंग है ये 2 महत्वपूर्ण है और फिर 2 और है कि माला बैंकिंग और समूह बैंकिंग। इनके हम थोड़े से गुण दोषों की चर्चा कर लें, या ये क्या है इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इकाई जो बैंकिंग है उसका तात्पर्य है एक बैंक का कार्य एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन बैंकों का जो व्यवसाय है वो सामान्यतः आसपास के जो उद्योगपति हैं और व्यापारी हैं, कृषक हैं, उन तक ही सीमित रहता है और इन्हें धन के हस्तांतरण के लिए दूसरे बैंकों की सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के बैंक की जो शुरुआत है अमेरिका में 1902 में हुई थी और वहाँ ही मुख्यतः ये प्रचलित है। इसके हम कुछ गुण भी हैं कि ये बड़े पैमाने की किफ़ायतों और श्रम विभाजन के लाभ प्रदान करते हैं। फिर है कि ये स्वतंत्र व्यवसाय के सिद्धांतों के अनुकूल ये जो पद्धति है ये स्थानीय कल्याण की दृष्टि से भी उपयुक्त है। व्यावसायिक जोखिम एवं भौगोलिक वितरण, बैंकिंग सेवाओं में वृद्धि, कर्मचारी प्रशिक्षण की सुविधाएं, इकाई बैंकिंग के जो लाभ हैं उसमें है तो मुक्त उद्यम सिद्धांत के ये अनुकूल है, कार्य शीघ्रता से हो जाते हैं, छोटे पैमानों की किफ़ायतों के लाभ प्राप्त होते हैं, कार्यकुशलता बढ़ती है, एकाधिकारी प्रथा पर रोक रहती है, प्रबंध में सुविधा होती है और इसके साथ साथ जो स्थानीय वित्तीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार इस व्यवस्था में लोच की स्थिति भी रहती है और जो अकुशल बैंक हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो जो हमारी इकाई बैंकिंग है वो जो इसके जहाँ इसके कुछ लाभ हैं वहीं इसके कुछ दोष भी हैं कि जो जोखिम का जो भौगोलिक वितरण है उसका अभाव रहता है। इसमें सरकारी नियंत्रण और निरीक्षण का भी अभाव है। धन के हस्तांतरण की कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है, कोषों में जो गतिशीलता है उसका अभाव रहता है। इसके साथ ही जो बड़े पैमाने के लाभों से वंचित रहना पड़ता है। इसमें वित्तीय साधनों का भी कुछ अभाव हो सकता है, ब्याज दरों में असमानता हो सकती है, साधन सीमित है, प्रबंधन में जो सुधार है वो उनका अभाव हो सकता है। तो ये कुछ इसकी कठिनाइयाँ हैं जिसके कारण ये जो इकाई बैंकिंग है इस के कुछ ये जो दोष हैं, इन दोषों के कारण जो इकाई बैंकिंग है उन दोषों, क्योंकि साधनों की सीमित है, बैंकों का आकार छोटा होता है, फिर सरकारी नियंत्रण कठिन है, वो खर्चीला भी रहता है और जो इकाई है वो एक जिस स्थान पे है वहाँ की परिस्थितियों से वो नहीं बच सकती। अर्थात एक क्षेत्र विशेष में आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण कभी कभी बैंक जो है वो विफल भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके दोष हम बता सकते हैं। फिर आता है हमारी शाखा बैंकिंग। जो शाखा बैंकिंग है वो देश में 2 या अधिक बैंक जो शाखाएं होती है वो एक बैंक के अंग के रूप में कार्य करती है।
मुख्य बैंक की ही शाखाएं होती हैं और जो शाखाओं का प्रबंध, मार्गदर्शन, नियंत्रण, नियमन, ये सब जो काम हैं ये सब मुख्य कार्यालय से होते हैं। इंग्लैंड में बड़े बैंकों की जो स्थापना है वो 10,000 इसकी शाखाएं हैं, अर्थात लगभग ये 75% बैंकिंग व्यवसाय का जो भाग है वो पूरा करते हैं। भारत में भी 169 बैंक और 90,830 लगभग शाखाएं इसकी फैली हुई है। जो शाखा बैंकिंग में मुख्य बैंक की जो जड़ें होती है वो अत्यंत गहरी होती है, लेकिन पर उसके साथ साथ देश के विभिन्न भागों में इनकी शाखाओं के जो भाग हैं, जो उस बैंक की शाखाएं जो फैली हुई हैं उसके बहुत लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। एक तो है कि बड़े पैमाने की किफ़ायतें और श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। जो एक ही बैंक की शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में फैली होने से उसके व्यवसाय के जो संकट है वो प्रभावित नहीं होते। जो धन का हस्तांतरण है वो सरल और सुविधाजनक मितव्ययता से हो जाता है। इसके साथ ही बैंकिंग सेवाओं में का जो विकास है वो संतुलित हो सकता है। जो बैंक के फेल होने की संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है। और विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज की दरों में क्या है, क्योंकि हस्तांतरण की सुविधा और मितव्ययता होती है इसलिए ब्याज दरों में समानता की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। और बैंकिंग का जो प्रबंध है अर्थात कर्मचारियों को प्रशिक्षण की सुविधा, उनकी श्रम विभाजन की पद्धति और जो विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग है, ये सब उसकी प्रबंध कुशलता में इससे वृद्धि होती है। सरकारी नियंत्रण जो है उसमें भी सुविधा रहती है, अर्थात सरकारी जो आदेश है और जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन सरल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसका जो विशाल संगठन है इससे आंतरिक और बाह्य बचतों का लाभ तो प्राप्त होता है, किंतु जो सरकारी नियंत्रण वो भी सुविधाजनक रहता है। लेकिन धीरे धीरे बड़े पैमाने के जो दोष हैं वो उत्पन्न होने लग जाते हैं और जो एकाधिकारी प्रवृत्तियां हैं वो बनने लग जाती हैं, तो उससे प्रबंध और निरीक्षण में कठिनाई होती है। जो एकाधिकारी प्रवृत्ति और जो केंद्रीकरण है उसको बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही जो स्थिति सापेक्षता और जो प्रारंभिक जो प्रेरणा है उसका धीरे धीरे अभाव होने लगता है, अत्यधिक केंद्रीकरण होने लगता है। बैंकिंग व्यवस्था का जो लाभ है वो धनिकों को ही मिलने लगता है। और जो स्थानीय कोष हैं उनमें बड़े बड़े जो स्थानीय कोष होता है उस जैसे जो बैंक है उसकी ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में जो एकत्रित धन होता है उसका उपयोग छोटे और पिछड़े क्षेत्रों को उपेक्षित करके वो जो व्यापार प्रधान क्षेत्र है वहाँ पर स्थानांतरित होने जाने लग जाते हैं। बैंकिंग जो व्यवसाय है उसमें लोच का अभाव पाया जाता है। और जो ये प्रणाली है इसमें शाखाएं की जो बहुत सारी शाखाएं हैं उसके कारण कम कार्य होने पर भी जो स्टाफ है वो अधिक रखना पड़ता है। तो जो ये क्या है, जो प्रणाली है वो व्ययपूर्ण प्रणाली है। और इसके साथ साथ शाखा प्रणाली में जब कभी कोई बैंक फेल हो जाता है तो वह संपूर्ण जो हमारी व्यवस्था है बैंकिंग व्यवस्था उसको झकझोर देता है। फिर आती है हमारी तीसरी माला बैंकिंग। माला बैंकिंग का तात्पर्य है कि इस प्रणाली में दो या दो से अधिक बैंकों पर एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग विशेष का प्रभुत्व या अधिकार होता है। ये जो प्रणाली है 1920 में अमेरिका के आसपास बहुत प्रचलित थी। 1925 में वहाँ पे 933 बैंक 933 बैंक जो थे वो 133 कंपनियों के अधिकार में, अर्थात जो एक वर्ग विशेष था उसका प्रभुत्व था। लेकिन 1930 की जो मंदी थी उसके कारण इनको भारी धक्का पहुंचा। फिर इसके भी कुछ गुण दोष हैं कि जैसे वित्तीय साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, इसके लाभ हैं। केंद्रीय नियंत्रण में जोखिम का विविधीकरण है, कार्य संचालन में मितव्ययता है। लेकिन फिर भी इसका दोष ये है सबसे बड़ा कि ये एक ही वर्ग का अधिकार इस पे होने से जो बैंकिंग कार्य है उसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लोच का भाव पाया जाता है। इसके साथ साथ सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है, निरीक्षण में कठिनाइयाँ आती है और जो संबंधित अधिकारी हैं उनमें हो सकता है धोखेबाजी की स्थिति पाई जा सकती। फिर चौथी है हमारी समूह बैंकिंग।
समूह बैंकिंग का तात्पर्य कि इस प्रणाली में दो या दो से अधिक जो बैंकों का कार्य संचालन और स्वामित्व है वो एक संघ या प्रमंडल के द्वारा होता है। ये जो प्रणाली है 1925 से 30 के बीच अमेरिका में विकसित हुई थी, वो अब भी वहाँ प्रचलित है। इस प्रणाली में शाखा और इकाई बैंक के जो गुण हैं वो पाए जाते हैं, पर इसमें एकीकृत स्वामित्व के दोषों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे एक बैंक की अकुशलता जो उसका प्रभाव दूसरी बैंक पर पड़ता है, निरीक्षण व्यय बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। अब हम देखें एक बात की, जो हमारी ये जो हमने 4 जो प्रकार देखे हैं बैंकिंग व्यवस्था के, हालांकि जो कोई भी देश है उसमें बैंकिंग व्यवस्था बचतों को प्रोत्साहन देती है, उससे व्यापार उद्योग सबको गतिमान करती है बैंकिंग व्यवस्था, और उससे आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो एक जो अच्छी बैंकिंग प्रणाली है जिसमें बचतों, अच्छी बैंकिंग प्रणाली जिसमें हम बचतों को प्रोत्साहन, साख का समुचित नियंत्रण, बचतों का समुचित उपयोग और विभिन्न बैंकों का उसमें पर्याप्त सहयोग हो, तो हम ये कह तो सकते हैं कि ये जो दोनों प्रणालियां हैं, इकाई बैंकिंग और शाखा बैंकिंग, ये दोनों अपूर्ण हैं, परंतु दोनों की कार्यपद्धतियों को देखने से हमें लगता है कि जो शाखा प्रणाली है वो अधिक उत्तम है। शाखा प्रणाली की इस उपयुक्तता को बड़े पैमाने के संचालन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें, जोखिम के भौगोलिक एवं व्यावसायिक वितरण के जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि अमेरिका में भी इकाई बैंकिंग शाखाएं खोलने की प्रवृत्ति बढ़ी है, और ये इस बात की पुष्टि करता है कि शाखा बैंकिंग अधिक उपयुक्त है। इसलिए एक जो अच्छी बैंकिंग प्रणाली है वो अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के अनुकूल हो, बचत एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन हो, वित्तीय साधनों की पर्याप्तता हो, बैंकिंग प्रणाली में समन्वय हो, साख का समुचित नियंत्रण होता हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बैंकों का संतुलित विकास हुआ हो। हालांकि भारत में ये जो एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का अभाव है, पर धीरे धीरे ये जो सब तत्व हैं उनका विकास होता जा रहा है। धन्यवाद।